फ्रेंड्स, आज हम RSSA का लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 17 पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम अपने FTP सर्वर किस तरह कन्फिगर कर सकते हैं। उसके बाद फिर लोकल रिपोजिटरी देखी थी, लोकल रिपोजिटरी किस तरह कन्फिगर होती है FTP के थ्रू। फिर FTP के थ्रू हमने उस लोकल रिपोजिटरी के थ्रू देखा था कि हम अपनी मशीन पे पैकेजेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि KVM को रिमोटली किस तरह एक्सेस किया जाता है। कमांड लाइन भी हमने देखा था उसको किस तरह एक्सेस किया जाता है। फिर हमने ग्राफिकल भी हमने देखा था कि उसको किस तरह एक्सेस किया जाता है। फिर मशीन किस तरह क्रिएट की जाती है, डिस्ट्रॉय किस तरह की जाती है। फिर स्टार्टर स्टॉप भी हमने देखा था। आज हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 2 में हमने अपाची सर्वर कन्फिगर करना है। आज हम अपाची सर्वर को देखेंगे और साथ ही इसी लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि टाइम सर्वर को भी देखा जाए, NTP सर्वर को भी हम कन्फिगर करें। अपाची सर्वर स्टार्ट करते हैं। Apache server, a web server is a network service that server contact to a client over the web. That typically mean web pages, but an other document can be served as well. Web server are also known as HTTP server. They are the hypertext transport protocol. जो हमारे पास वेब सर्वर होता है, अपाची सर्वर होता है, ये हमारे पास वेब सर्वर होता है कि ये भी हमारे पास इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स होते हैं, लाइक फायरफॉक्स, क्रोम है, सफारी है, ओपेरा है। ये हमारे पास सारे के सारे हमारे पास वेब सर्विस के इन ब्राउज़र के ऊपर हम ना तो हम वेब सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, ना वेब पेजेस को भी हम एक्सेस करते हैं। वेब सर्विसेज भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, वेब पेजेस भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट हमारे पास वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े होते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ डाटा हम डाउनलोड करते हैं, लाइक मूवीज़, लाइक सॉन्ग्स। इसी तरह और डिफरेंट किस्म का डाटा होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड करते हैं। जो अपाची सर्वर के लिए जो वेब नोड प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा था वो HTTP यूज़ हो रहा था, जो पोर्ट 80 पे चलता है। और इसके अलावा एक सिक्योर HTTP भी होता है, और जो हमारे पास जिसका प्रोटोकॉल जो है वो HTTPS है, जो पोर्ट 443 यूज़ करता है सिक्योर, जिसमें हमारे पास सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। The Apache server is provided through some different software packages. The basic package is HTTPD. The packages contain everything that is needed for an operational basic web server. There are some additional packages as well. For complete overview, you can use the yum search HTTP command and yum install HTTPD to install these packages. अगर मैंने पैकेजेस को इंस्टॉल करना है तो मैं सिंपल कमांड चलाऊंगा yum install HTTPD, तो ये हमारे पास से सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर मैं इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा पैकेजेस भी करने हैं वेब सर्वर के थ्रू, तो मैं उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा yum group install basic वेब सर्वर। तो ये मेरे पास HTTPD भी इंस्टॉल के पैकेजेस वगैरह सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसी तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कहाँ कहाँ पे होती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी हम थोड़ी बहुत बेसिक देखते हैं। लाइक हमने FTP के अंदर तो हमने कोई भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल नहीं देखी, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर। अपाची के अंदर भी इसकी एज इट इज़ तो हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम RSCE का चैप्टर में जब हम RSCE का कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम अपाची सर्वर का पूरा एक चैप्टर है जिसको हम सारे डिटेल्स के साथ देखेंगे। और उसके अंदर से हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो भी हम सारे के सारे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपाची सर्वर। अपाची सर्वर का जो हमारे पास जो सर्विस का जो नेम है वो HTTPD है। जो HTTP है वो सिंपल पोर्ट 80 पे रन होता है। जो सिक्योर अपाची सर्वर है यानी HTTPS है, वो 443 के ऊपर हमारे पास रन हो रहा होता है। तो अब अपाची सर्वर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल देख लेते हैं। मेन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो होती है हमारे पास अपाची की, वो etc httpd conf और httpd.conf होती है। इसके अंदर हमारे पास दो बहुत अहम पैरामीटर्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट रूट होता है। डॉक्यूमेंट रूट का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पाथ है सर्वर्स का, वो डाटा जो है हमारे पास वेब सर्वर जिसको एक्सेस करना है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस डायरेक्टरी के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके लिए डॉक्यूमेंट रूट होता है। उसके बाद हमारे पास जो अदर पैरामीटर होता है वो जो बहुत अहम होता है वो सर्वर रूट होता है। यानी कि
सर्वर रूट का मतलब यह है कि किस यूज़र के थ्रू यानी ये एक्सेस होगा, यानी इसका आईपी क्या है, इसकी मशीन नेम क्या है, और या ये जो वेब सर्वर है ये लोकल होस्ट चल रहा है या किसी आईपी के ऊपर चल रहा है, किसी एज नेम के ऊपर चल रहा है, साथ इसकी पोर्ट क्या है, 443 पे चल रहा है या 80 पोर्ट के ऊपर चल रहा है, वो सारा हम सर्वर रूट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो हम ये चीज़ें भी देख लेते हैं, मैं आपको ये चीज़ें भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास क्लाइंट मशीन है, तो ये हमारे पास सर्वर मशीन है। सेम उसी तरह तो हम जब सर्वर के ऊपर मैं इंस्टॉलेशन करने लगा हूँ या कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूँ एग्ज़ाम के नहीं अंदर आएंगी, सेम उसी तरह जिस तरह हमने FTP किया था, सेम उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे अपाची सर्वर। युम इंस्टॉल httpd ठीक है, ये सारा का सारा मेरे पास इंस्टॉल हो गया, FTPD इंस्टॉल हो गया। इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा देता हूँ, vim etc httpd conf और httpd.conf। सबसे पहले इसके अंदर हमने देखा था सर्वर रूट। इस फाइल के अंदर अपाची की फाइल के अंदर जो अगर कुछ भी सर्च करना आपको, तो हर लेटर का पहला, हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ये जो सर्वर रूट आ रहा है वो httpd आ रहा है, etc httpd। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट रूट है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट रूट आ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके फाइल्स कहाँ पे पड़ी होती हैं वो var www.html के अंदर पड़ी होती हैं। यहाँ पर अगर कोई दिखा देता है कि इंडेक्स नाम का एक पेज होता है जो यहाँ पे हमारे पास पड़ा होता है, cd var www और HTML। यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स नाम का बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है जो उन्होंने RSCSA के 7 के अंदर उन्होंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ। RSCSA के अंदर 6 के अंदर हमारे पास रेड एट 6 के अंदर यहाँ पर एक index.html का पेज आता होता था। यहाँ पे मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ, vim index.html क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ httpd। तो मैं यहाँ पर सर्विस को उसको स्टार्ट करते हैं, सिस्टम CTL। सबसे पहले सर्विस को अनेबल करते हैं, ये सर्विस अनेबल होगी। अब इस सर्विस को मैं चेक करता हूँ वो टाइम के ऊपर अनेबल हुई कि नहीं हुई, तो इज़ अनेबल है सर्विस को। इसी तरह इस सर्विस को मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, httpd। ये सर्विस स्टार्ट हुई कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। ये सर्विस भी हमारे पास स्टार्ट होगी, रनिंग स्टेट में आ गई। तो मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरे पास http server.urduitacademy.com, तो ये मेरे पास रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स टेक्स का ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो बता रहा है अपाची का जो वर्जन है वो 2.4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी पेज क्रिएट कर लेता हूँ, index.html पेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ उर्दू IT अकेडमी वेब पेज। इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पा देता हूँ उर्दू IT academy.server.index.html। तो ये मेरे पास आ गया दिस इज़ उर्दू IT अकेडमी वेब पेज। तो सेम यही चीज़ मैं इधर क्लाइंट के ऊपर आके करता हूँ। तो http server.urduitacademy.com और यहाँ पे देता हूँ index.html। अच्छा, अनएबल टू कनेक्ट, ठीक हो गया। अनएबल टू कनेक्ट क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है क्योंकि अभी हमने इस सर्वर को यानी इसकी जो हमारे पास पोर्ट 80 है वो हमने फायरवॉल के अंदर अलाउ नहीं करवाई। वो ऑलरेडी वो यहाँ पे क्यों एक्सेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए एक्सेस हो रहा है कि वो विद इन लोकल होस्ट ये इसको यूज़ कर रहा है। इसको ओवरऑल एक्सेस नहीं हो रही, एक्सटर्नली इसको एक्सेस नहीं है, इसलिए इंटरनली यूज़ और इंटरनली के लिए पोर्ट 80 की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक्सटर्नली कोई चीज़ को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए पोर्ट 80 की इसकी वेब की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसको फायरवॉल के अंदर भी अलाउ करवाता हूँ। firewall-cmd इज इक्वल टू add as service
HTTP और इसको परमानेंट सेव करवाता हूँ। तो ये मेरे पास सर्विस ऐड होगी। इस फायरवॉल को मैं रीलोड करता हूँ तो ये मेरे पास फायरवॉल रीलोड होगी। इसको मैं चेक कर लेता हूँ -, ऑल। तो ये मेरे पास HTTP की भी सर्विस आ गई है। तो मैं अब इसको यहाँ पे एक्सेस करता हूँ तो ये मेरे पास एक्सेस हो गया। दिस इज़ उर्दू IT अकेडमी वेब पेज। ठीक हो गया। अब हमने अपना पैकेजेस इंस्टॉलेशन करनी है कि पैकेजेस की HTTP के थ्रू के किस तरह पैकेजेस हमारे पास क्रिएट होते हैं। तो सेम इसी तरह मैं यूज़ करता हूँ कि हमारे पास जो फोल्डर था जो हमने क्रिएट किया था, कहाँ पे किया था, var FTP pub के अंदर ये हमने फोल्डर क्रिएट। अब मैं इस फोल्डर को मैं मूव करवा देता हूँ, RACL7 को मैं मूव करवा देता हूँ कहाँ पर, var FTP pub के var www HTML के, इसको मैं मूव करवा देता हूँ। अब मेरे पास ये फोल्डर कहाँ पे आ गया, HTML के अंदर आ गया। index.html को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको वहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं, yum.repository। और यहाँ पे मैंने फाइल क्या सी बनाई थी, server.repo। तो इसका हमने यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या करना है, बेस URL चेंज करना है। बेस URL में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, HTTP urdu@academy.com। ये यहाँ से पब रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर HTML देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका डॉक्यूमेंट रूट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट var www HTML तक होता है। तो जब वो इस URL को हिट हो गया तो वो HTML के अंदर जाएगा। फिर HTML के अंदर 7.2 फोल्डर आज RHCL EL 7.2 फोल्डर को हिट कर देगा। इसको मैं सेव करता हूँ। तो इसी तरह इसकी क्रिएट रेपो क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट रेपो के लिए -v -g RACL, इसके रेपो डाटा में 81 फाइल और RACL7। तो ये मेरे पास अच्छा क्या एरर ग्रुप फाइल, अच्छा एरर आ गया है ग्रुप फाइल का। मेरे ख्याल से ग्रुप फाइल 2 दफ़ा आ गई है। रेपो डाटा 81 ग्रुप फाइल। ऐसा करते हैं, दोबारा इसको करते हैं। ये मेरे ख्याल से फाइल का कोई इशू आ रहा है क्योंकि हमने वो ऑलरेडी वहाँ से क्रिएट की थी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो पूरी DVD है मैं यहाँ से सारी की सारी इसको रिमूव करता हूँ ताकि हमारे पास हम फ्रेश DVD यहाँ पे कॉपी करें। तो CP -RV रन मीडिया रूट RACL, इसके अंदर जो कुछ है वो सारा कॉपी कर दो। कहाँ पे, var FTP var www.html के अंदर, RACL के अंदर। वो इसलिए हमारे इशू आ रहा था कि वहाँ से, क्योंकि वो जो मैंने जब फाइल वहाँ से क्रिएट की थी उसने ऑलरेडी इसकी डाटाबेस वगैरह उसकी क्रिएट की हुई थी। तो फाइल का जो हमें ग्रुप फाइल थी वो उसका वो इशू कर रहा था, उसका नाम उसने चेंज कर दिया था जिसकी वजह से वो इशू हमारे पास ये आ रहा था। तो मैंने फ्रेश DVD सारी दोबारा कॉपी की है var www HTML के फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये DVD हमारे पास कॉपी हो गई है। अब मैं दोबारा इसको इसकी वो हम क्रिएट करते हैं इसकी रेपो क्रिएट करने के लिए क्रिएट रेपो -v -g RACL रेपो डाटा
इसके अंदर 81 फाइल होगी हमारे पास, ये ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर RECL 7.2, ग्रुप फाइल वार www HTML var www.html cannot be found। var www HTML HL, उसके इस तरह की सर्च क्यों कर रहा है इस तरह? RECL 7.2, तो पैकेजेस के अंदर रेपो डाटा ठीक है। यहाँ पर पे तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको इशू क्यों आ रहा है? इसका पाथ का इशू आ रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसकी क्रिएट रेपो करते हैं -gv var www HTML, इसके पैकेजेस हो गए। हमने इसको ग्रुप को बिना ग्रुप के फाइल को बिना फाइल के हमने इस पैकेजेस को हमने कर लिया। अब हम देखेंगे इसके अंदर जब मैं ग्रुप पर यूम लिस्ट करूँगा तो वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ग्रुप की। वो कहेगा कोई भी किसी किस्म का ग्रुप की जो रिपोजिटरी है, वो जो डाटाबेस है वो क्रिएट नहीं हुई। वो हम देख लेते हैं वो क्या इशू कर रहा था, मैं आपको बता दूंगा वो क्या इशू है, क्यों वो डबल पाथ उसको कंसिडर कर रहा है, वो एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरे फ़ोल्डर को वो क्यों कंसिडर कर रहा है। वो इस तरह उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था वेब के थ्रू उसका जो पाथ आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम एरर जब यहाँ पे हम देखते हैं तो उसका जो पाथ है वो डबल आ रहा है। तो यहाँ पे यूम क्लीन ऑल करता हूँ ताकि एक दफ़ा क्लीन हो जाए सारी इसकी रिपोजिटरी। जब यूम लिस्ट करता हूँ अब, ठीक है, सारी की सारी रिपोजिटरी आ गई। यूम ग्रुप लिस्ट करता हूँ तो वो कहता है कि ग्रुप लिस्ट कोई नहीं क्रिएट हुई, इन्वायरमेंट जो नो इन्वायरमेंट्स नो ग्रुप मैच, कोई भी किसी किस्म का नाम, कोई ग्रुप नहीं है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसने ग्रुप लिस्ट इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्योंकि हमारे पास जो है हमने जो फाइल के बिना हमने इसकी रिपोजिटरी डेटाबेस की क्रिएट की थी सेम इसी तरह, इसलिए वो यहाँ पे ये इशू कर रहा है। सेम ये एग्ज़ाम के अंदर ऑलरेडी इतना कन्फिगर किया हुआ आपको मिलेगा। अब हमने एग्ज़ाम के अंदर क्या कन्फिगर करना है? अगर एग्ज़ाम के अंदर सवाल आता है कि आप अपनी लोकल रिपोजिटरी वेब के थ्रू वो कन्फिगर करो, यानी उसने जो यूआरएल दिया होगा वो यूआरएल कुछ इस तरह दिया होगा कि एग्ज़ाम के अंदर आपको जो यूआरएल आता है कि आपको वेब रिपोजिटरी क्रिएट करनी है वो ये है http
सर्वर डॉट उर्दू academy/RHL7.2 आपको ये यूआरएल दिया गया हुआ है, तो आपने ये यूआरएल देना है। तो यूआरएल सेम उसी तरह vim etc yum.repo.d के अंदर क्लाइंट रेपो, बस यहाँ पर आपको बेस यूआरएल चेंज करना है। बेस यूआरएल में http आ गया और यहाँ पर हमारे पास पब रिमूव हो जाएगा। तो इसको सेव करता हूँ, एक दफ़ा यूम क्लीन करता हूँ तो यूम लिस्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी हमारे पास रिपोजिटरी भी क्रिएट हो गई वेब के थ्रू भी। तो मैं यहाँ पे भी ये सारा का सारा हमारे वेब के थ्रू भी हमने कर ली, रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। इसके अलावा हमने FTP सर्वर के थ्रू भी कर ली, अपाची सर्वर के थ्रू भी कर ली। एग्जाम के अंदर आपको यहाँ तो FTP के थ्रू एग्जाम सवाल आएगा रिपोजिटरी क्रिएट करने का, यहाँ तो वेब के थ्रू HTTP के थ्रू। तो हमने मुझे जो आया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे जो आया था सवाल वो HTTP के थ्रू आया था कि HTTP के थ्रू अपनी रिपोजिटरी को क्रिएट करो। तो उसने साथ यूआरएल दिया था, जिस तरह भी मैंने आपको बता दें कि ये यूआरएल होता है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वो सारी DVD एक्सेस हो जानी चाहिए। ये मेरे पास सारी DVD एक्सेस हो रही है। ठीक हो गया, ये हमारे पास अपाची था। अब हम शुरू करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर अपना क्रोनी को कॉन्फ़िगर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले या पढ़ने से पहले हम चेक करते हैं FTP सर्वर क्या होता है। FTP कह रहे हो, NTP सर्वर, सॉरी NTP सर्वर क्या होता है। NTP सर्वर लास्ट टाइम हमने डिटेल से पढ़ लिया था, आज हम उसको एक दफ़ा एक नज़र देख लेते हैं। तो NTP सर्वर हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी मशीन के ऊपर। ये मेरे पास क्लाइंट साइड है, ये मेरे पास सर्वर साइड है। तो मैं सर्वर साइड के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अपने पैकेज NTP का जो पैकेज का नाम था वो NTPD था पैकेज, सॉरी NTP था। ये पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया। NTP की जो सर्विस का नाम था वो क्या था, systemctl अनेबल सर्विस को पहले अनेबल कर लें हम ऑन बूट टाइम के ऊपर। NTPD सर्विस का नाम था, ये हमारे पास ऑन बूट टाइम के ऊपर अनेबल होगी। इस सर्विस को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं चेक करता हूँ सर्विस स्टार्ट हो गई है कि नहीं हुई, तो मैं इसको स्टेटस देख लेता हूँ। ये मेरे पास सर्विस रनिंग स्टेट के अंदर आ गई है, एक्टिव स्टेट के अंदर आ गई है। अब NTP जो हमारे पास यूज़ हो रहा था, वो NTP की जो पोर्ट यूज़ हो रही थी UDP की 23 पोर्ट यूज़ हो रही होती है। 23 पोर्ट NTP की यूज़ हो रही होती है, 23 पोर्ट UDP की। तो मैं इसको फायरवॉल के अंदर अलाउ करवाता हूँ। firewall-cmd परमानेंट ऐड एज सर्विस, कौन सी NTP की सर्विस ऐड होगी मेरे पास। firewall-cmd रीलोड लिस्ट डैश ऑल करता हूं, तो ये मेरे पास NTP सर्वर की भी पोर्ट हमारे पास फायरवॉल में अलाउ हो गई। NTP की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कौन सी है, etc ntpd ntp.conf। अब यहाँ पर हमारे पास NTP के अंदर हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास 4 सर्वर आ रहे हैं जो NTP सर्वर्स हैं हमारे पास, जो ग्लोबली NTP सर्वर हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपना सर्वर देना है, तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ, सारों सबको कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आके अपने सर्वर का नाम देता हूँ। सर्वर मेरा क्या था, server.urduitacademy.com, ये मेरे सर्वर का नाम था। iBurst मैं इसको देता हूँ BRBST। ये मेरे पास इसके ऊपर NTP सर्वर मेरे पास चल रहा है। तो मैं इसको सेव करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो एक दफ़ा सर्विस को दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, NTPD की सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं या इसको ट्राई रीस्टार्ट करते हैं। तो मैं चेक करता हूँ स्टेटस ट्राई रीस्टार्ट करने का वो स्टार्ट होगी कि नहीं हुई। ये मेरे पर सर्विस जो है वो एक्टिव स्टेट रनिंग स्टेट में आ गई है। एक मिनट, ntp.conf, यहाँ पर डॉट नहीं है, urduitacademy.com है।
क्योंकि वो यहाँ पे मैं जिससे कह रहा है होस्ट नेम नॉट फाउंड, वो होस्ट नेम वो तो कह रहा है कि ये वाला होस्ट नेम है ही नहीं, इसलिए इसने एरर दिया। तो मैं दफ़ा उसका दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ और ट्राई रीस्टार्ट किया है तो मैं इसका स्टेटस देखता हूँ, तो अब मेरे पास इसका एक्टिव स्टेटस रनिंग में आ गया। तो अब जो एरर आ रहा था मेरे पास होस्ट नेम नॉट फाउंड का, वो मेरे पास सोल्व हो गया। तो NTP क्यू करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सी कर, तो एग्ज़िट ठीक हो गया। इसके अलावा NTP स्टैट्स करके देखते हैं, तो ये मेरे पास स्टैट आ रहा है। हर 8 सेकंड के बाद वो कूलिंग होगी, टाइम सर्वर स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद NTP D करता हूँ, NTP टाइम देखता हूँ, NTP टाइम क्या हो रहा है। ये मेरे पास सारा NTP टाइम आ रहा है कि सारा टाइम उसका फ्रीक्वेंसीज में इसका, ये सारा मेरे पास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, इसका ऑफसेट क्या है। इसके बाद इसका जो ये इसका टाइम आ रहा है 1:31 हो गए हैं। और इसके आगे पैरामीटर्स हैं कुछ इसके, जो आज वेडनेसडे है 18 जुलाई 2018 है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक और चीज़ें देखी थी, NTP क्यू के साथ हेल्प करके देखते हैं। इसके साथ हमने एक पैरामीटर यूज़ किया था -p का। तो ये मेरे पास उर्दू जो रिमोट साइड पे जो मेरे पास क्या सा सर्वर आ रहा है, उर्दू IT अकेडमी server.urdu-it-academy, ये उसका ऑफसेट है, इस टाइम 0 है, जिटर भी इसका 0 है, डिले में कोई नहीं है। ये सारी मेरे पास NTP सर्वर आ गया। अब हम इसको NTP सर्वर को क्लाइंट साइड के ऊपर कॉन्फ़िगर किस तरह करना है। एग्जाम के अंदर आपको ये सारा NTP सर्वर जो भी मैंने सर्वर साइड के ऊपर किया है, ये सारा आपको ऑलरेडी इसी तरह किया हुआ मिलेगा। और हमने एग्ज़ाम के अंदर क्या करना है, वो क्या करना है वो हम भी आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर हमने क्या करना है, किस तरह हमने कॉन्फ़िगर करना है। आपके पास जो क्लाइंट साइड के ऊपर जो मशीन होगी उसके ऊपर आप सबसे पहले आप पैकेज इंस्टॉल करोगे। पैकेज इंस्टॉल होगा yum इंस्टॉल NTP का पैकेज होगा। NTP का पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लिया। आपको NTP सर्वर बताया गया होगा कि आपका NTP सर्वर किस IP के ऊपर चल रहा है, वो आपको बताया गया होगा। और server.urdu-it-academy.com इसके ऊपर आपका NTP सर्वर चल रहा होगा। इसके अलावा आपने क्या करना होगा, NTP सर्वर को सिस्टम CTL अनेबल NTP सर्वर को ऑन बूट टाइम पे आपको अनेबल करना है। इसकी सर्विस को स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका स्टेटस चेक कर लें एक दफ़ा, रनिंग स्टेट में आ गई। इसके अलावा आपको NTP सर्वर को फायरवॉल के अंदर भी ऐड करना है। ऐड-सर्विस NTP परमानेंट, इसको ऐड करना है। फायरवॉल की सर्विस को रीलोड करना है और लिस्ट-ऑल, ये हमारे पास NTP की सर्विस भी यहाँ पे आ गई फायरवॉल के अंदर। अब हमको क्या करना है, एग्जाम NTP.conf, यहाँ पर आपको ये सारे सर्वर जो आ रहे होंगे ये सारे के सारे डिसेबल करने हैं। और यहाँ पर सर्वर का नाम दे देना अपने सर्वर का, जो भी सेट था हमारे पास, जो एग्ज़ाम के अंदर आपको दिया गया होगा, server.urdu-it-academy.com। ठीक है, ये मेरे पास नाम आ गया। यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, NTP सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ। तो सिस्टम CTL स्टेटस NTP D, ये मेरे पास रनिंग स्टेट के अंदर आ गई। इसके बाद हम इसका स्टेटस देख लेते हैं, NTP Q -P, ये सेम हमारे पास यहाँ पर मोड क्या आ गया, urdu-it-academy.com, उसका जिटर वगैरह सारा ये हमारे पास टाइम डिले आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इसके अलावा NTP अपडेट, तो ये हमारे पास NTP डेट नो सर्वर कैन बी यूज़, ये हमारे पास 18 आ रहा है। अब ये हमारे पास आस्ता आस्ता सिंक होना शुरू हो जाएगा, इसका टाइम सिंक्रोनाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी, तो हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अब एग्ज़ाम के अंदर ये सारा तरीका करना है। पहले 1 बाय 1 मैं आपको स्टेप बता देता हूँ किस तरह करना है 1 बाय 1। पहला स्टेप जो होगा वो आपको करना होगा, यहाँ NTP इंस्टॉल करना होगा।
उसके अलावा दूसरा स्टेप में आपको करना होगा फायरवॉल के अंदर, फायरवॉल में आपको एनटीपी अलाउ करवाना होगा, एनटीपी की पोर्ट, एनटीपी पोर्ट अलाउ करवानी होगी। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, इसकी सर्विस को इनेबल करना होगा, इसके अलावा साथ स्टार्ट करना होगा। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आपको सर्वर का नाम देना होगा, जो भी है server.urdu IT Academy जो उसने दिया हो गया होगा एग्ज़ाम के अंदर वो देना होगा। उसके बाद एंड पर सर्विस को रिस्टार्ट करना होगा। तो ये हमारे पास सारा एनटीपी सर्वर कन्फिगर हो गया। एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ ये 4 स्टेप करने हैं, बारी बारी चाहे ये स्टेप आपको करने हैं, सारे के सारे स्टेप करने हैं, तो ये आपका एनटीपी सर्वर कन्फिगर हो जाएगा। अपनी क्लाइंट मशीन के ऊपर अब हम क्रोनी देखते हैं। क्रोनी सर्वर हमारे पास क्या है? क्रोनी इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यू कैन यूज़ क्रोनी। हमारे पास नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के लिए हमारे पास एनटीपी सर्वर है और ये दूसरा क्रोनी सर्वर है। टू सिंक्रोनाइज द टाइम सिस्टम क्लॉक विद एनटीपी सर्वर, कि हमारे पास जो सिस्टम क्लॉक का जो टाइम है वो हम एनटीपी सर्वर के साथ भी सिंक कर सकते हैं। टू सिंक्रोनाइज द सिस्टम क्लॉक विद द रेफरल क्लॉक, फॉर एग्जांपल जीपीएस रिसीवर। तो सिंक्रोनाइज द क्लॉक सिस्टम विद द मैनुअली टाइम इनपुट के जो सिस्टम क्लॉक होगा उसको सिंक्रोनाइज मैनुअली भी कर सकते हैं। क्रोनी परफॉर्म विद वेल इन अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग इंटरमिटेंट network connection, heavily congestion network, changing temperature. Ordinary computer clocks are sensitive to temperature, and systems that do not run continuously run on a virtual machine. अब एनटीपी सर्वर के अंदर क्या होता है? एनटीपी सर्वर के अंदर ये होता है जब हमारे पास नेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड होगा या नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, तो वो हमारे पास एनटीपी जो सर्वर का जो कनेक्शन होगा अपनी डेटाबेस के साथ या क्लाइंट के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब वो दोबारा कनेक्शन अप होगा तो उसको आपस में सारा सिंक करने में डिले आएगा, काफ़ी ज़्यादा उसको सिंक करने में डिले आएगा। तो उस टाइम में हमारे पास जो नेटवर्क टाइम होगा और जो हमारे पास नेटवर्क टाइम जो की सर्विस चल रही होगी वो डिले आ जाएगा, और उससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन चल रही होंगी उसमें वो एप्लीकेशन आप वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएंगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले आने शुरू हो जाएंगे। नेटवर्क टाइम सिंक नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन प्रॉपर चल नहीं रही, ये इशू है। जब तक वो टाइम सिंक नहीं होगा एप्लीकेशन आपकी नहीं चलेगी। जब टाइम सिंक हो जाएगा एक दफ़ा तो आपकी एप्लीकेशन चलनी शुरू हो जाएगी। क्रोनी के अंदर क्या होता है, जब नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाए, उसके ऊपर लोड काफ़ी आ जाए, कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाए या कोई और इश्यू आ जाए, तो हमारे पास क्रोनी क्या करता है, वो अपनी लास्ट स्टेट जो उसने रिजर्व रखी होती है अपनी डेटाबेस के अंदर, वहाँ से वो पिक करता है और उसके मुताबिक अपने क्लाइंट और सर्वर के साथ जो टाइम की जो शेयरिंग है वो स्टार्ट कर देता है, ताकि उसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं जो चल रही होती है, जो नेटवर्क टाइम की जो एनटीपी की सर्विसेज हैं, जो क्रोनी की जो सर्विसेज को जो यूज़ कर रही हैं एप्लीकेशन, उनमें मसले नहीं आते, वो प्रॉपर रनिंग स्टेट में रहती हैं। क्रोनी कंसिस्ट ऑफ क्रोनी डी are daemon that run in user space, and cron C a command line programs which can use to monitor the performance of cron D and change various operating parameter when it is running. जो हमारे पास सर्विस का नाम है क्रोनी के, वो क्रोनी डी है और क्रोनी सी है। इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी जो सर्विस है क्रोनी डी की वो चल रही है, और उससे जो पैरामीटर हैं जो आपस में टाइम सिंक हो रहा है क्लाइंट टू सर्वर, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। क्रोनी डी कैन डू बेटर दैन एनटीपीडी, कि जो एनटीपीडी से काफ़ी हद तक हमारे पास बेटर है, फास्ट है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, रिलायबल है काफ़ी। क्रोनी डी कैन वर्क वेल इन एन एनवायरनमेंट वेयर एक्सेस टू द टाइम प्रेफर इज इंटरमीडिएट वेयर एज एनटीपी नीड रेगुलर पोलिंग ऑफ टाइम रेफर टू द वर्क वेल। कि एनटीपी के अंदर हमारे पास हर 8 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद जो हमने टाइम इंटरवल सेट किया होगा उस टाइम इंटरवल के बाद पोलिंग करता रहेगा बारी बारी। क्रोनी डी इस तरह नहीं काम करता, वो हर टाइम उसको सिंक रहता है अपनी डेटाबेस के अंदर, इंफॉर्मेशन वो रखता रहता है। जब कोई कनेक्शन लॉस होगा वो अपनी डेटाबेस से उसको रिट्रीव कर लेगा पुराने टाइम को। ठीक है, क्रोनी डी कैन परफॉर्म well even when the network is congested for longer time of period,
For longer period of time, Chronic D can usually synchronize the clock faster and better accuracy कि हमारे पास जो बेहतर एक्यूरेंसी है वो हमारे पास और फास्टर क्लॉक टाइम हमारे पास सिंक्रोनाइज होता है। Chronic D quick adapts to sudden changes in the rate of clock, for example due to changes in the temperature of critical oscillator, whereas NTPD may need a long time to settle down again। इंस्टॉल क्रोनी इंस्टॉल किस क्रोन को इंस्टॉल किया जाता है, क्रोनी को इंस्टॉल किया जाता है। उसके अलावा उसकी टाइम सिंक्रोनाइजेशन ट्रैकिंग है कि इसको किस तरह ट्रैक किया जाता है, इसकी सिंक्रोनाइजेशन किस तरह है। टू चेक इफ क्रोनी इन सिंक्रोनाइज मेक श्योर दैट ट्रैकिंग सोर्स, एक ट्रैकिंग की कमांड है, एक सोर्स की कमांड है, एक सोर्स स्टैट कमांड है। टू चेक क्रोनी ट्रैकिंग यूज द फॉलोइंग कमांड। क्रोनिक सी ट्रैकिंग के इसके अलावा जब क्रोनिक सी की ट्रैकिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक रेफरेंस आईडी आता है, उसके बाद रियल टाइम आ रहा था हमारे पास, सिस्टम टाइम आ रहा था, लास्ट ऑफसेट आ रहा था, कब ये इसका लास्ट ऑफसेट आया था जो हमने बात की थी डेटाबेस के साथ हवाले से। आरएमएस ऑफसेट आ रहा था, फ्रीक्वेंसीज की आ रही होती है, इसका डिले आ रहा होता है, टाइम इंटरवल आ रहा होता है और लीव स्टेटस आ रहा होता है वो क्या है इस टाइम नॉर्मल है। इसके अलावा इसके बाद क्रोनिक सी सोर्सेज है, उसके अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि इसके बाद पहले नाम आ रहा होता है, आईपी एड्रेस आ रहा था कि रिमोटली किस किन सर्वर के साथ इसकी यानी रिमोटली कि जो हमारे पास क्रोनी है उसका डाटा उसका जो मेन सर्वर है वो क्या कितने हैं वो सारी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही होती है। जिस तरह एनटीपी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 4 आ रहे थे, इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है सोर्सेज के अंदर। तो हम एनटीपी क्रोनी सर्वर को एक दफ़ा दोबारा क्रिएट करते हैं, कन्फिगर करते हैं एनटीपी सर्वर को। अब हमने किया था, पहले हमने एनटीपी सर्वर को हम कन्फिगर किया था, अब हम क्रोनी सर्वर को कन्फिगर करते हैं। तो क्रोनी को कन्फिगर करने के लिए मुझे पहले सर्विस को स्टॉप करना पड़ेगा। डिसेबल एनटीपीडी की सर्विस को मैं डिसेबल करता हूँ ताकि ऑन बूट टाइम के ऊपर जब भी मेरी मशीन स्टार्ट हो ऑन बूट टाइम के ऊपर एनटीपी की सर्विस इनेबल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं इसकी सर्विस को स्टॉप करता हूँ। स्टॉप और डिसेबल मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे सर्वर करना है, कन्फिगर करना है। क्रोनी 23 पोर्ट के ऊपर ही चलता है, रन करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर स्टॉप नहीं करूँगा तो वो कन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाएंगे, ना तो एनटीपी सर्वर सही चल पाएगा ना ही क्रोनी सर्वर चल पाएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्टॉप किया और डिसेबल मैंने इसलिए किया ताकि अगर मैं इसको डिसेबल ना करता तो ऑन बूट टाइम के ऊपर ये दोबारा सर्विस स्टार्ट हो जाती। इसलिए मैंने इसको ऑन बूट टाइम के ऊपर भी डिसेबल कर दिया। तो मैं पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, यूम इंस्टॉल क्रोनी। वो कहता है कि पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आता है मशीन के साथ हमारे पास। तो मैं क्रोनी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc crony.conf, यहाँ पे ये हमारे पास सेम इसी तरह 4 सर्वर आ रहे हैं जो एनटीपी सर्वर के अंदर आए थे कि फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आए थे, वो वही यहाँ पर सेम आ रहे थे। तो इसको मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे सर्वर का नाम देता हूँ, सर्वर सेम उसी तरह ही server.urduitacademy.com सेम इसी तरह जिस तरह हमने एनटीपी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर नाम दिया था इसी तरह हम यहाँ पर भी हमने नाम देंगे ये। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चीज़ आ गई कि अलाउ एनटीपी क्लाइंट एक्सेस फ्रॉम द लोकल नेटवर्क, कि हमारे पास कौन कौन से लोकल नेटवर्क होंगे जो हमारे पास यहाँ पर एक्सेस करेंगे वो हमें यहाँ पर देने होंगे। एनटीपी सर्वर के अंदर ये हम अलाउ नहीं करते क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वहाँ पे अलाउ होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पे हमें अलाउ करवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अलाउ करवाता हूँ इसको, अलाउ 172.16.201.0/24 ये मेरे मशीन का नेटवर्क है, इसको मैंने अलाउ करवा दिया तो ये मेरे पास अलाउ हो गया। ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास फीचर है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमारे पास एनटीपी के अंदर नहीं है अपने सर्वर और ये क्रोनी के अंदर है। तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप सेव कर देता हूँ ताकि हमारे पास जितने भी हमारे पास क्लाइंट है जो मेरा इस नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लाइंट होंगे वो सारे के सारे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको सेव करता हूँ, इसकी सर्विस को ऑन बूट टाइम के ऊपर अनेबल करता हूँ, सिस्टम CTL अनेबल क्रोनी डी, इसकी सर्विस को मैंने ऑन बूट टाइम के ऊपर अनेबल कर दिया। इसके बाद इसकी सर्विस को मैं स्टार्ट करता हूँ।
सिस्टम CTL चेक कर लेता हूँ उसका स्टेटस स्टार्ट हो गई कि नहीं हुई। ये मेरे पास सर्विस की स्टार्ट हो गई है। FTP फायरवॉल के अंदर हमने इसको ऐड करते हैं। फायरवॉल के अंदर ऑलरेडी हमारे पास NTP अलाउ है, तो हमारे पास ऑलरेडी FTP भी इसके साथ NTP हमारे पास ऑलरेडी अलाउ है। क्योंकि क्रोनी भी जो पोर्ट 23 यूज़ करता है, तो मैं इसको दिखा देते हैं। इसको फायरवॉल के अंदर दोबारा ऐड करते हैं। फायरवॉल -cmd = सर्विस, सर्विस का नाम क्रोनी और ऐड परमानेंट। कहता है क्रोनी इज इनवैलिड सर्विस, क्योंकि क्रोनी इसकी सर्विस नहीं होती, इसकी सर्विस NTP होती है। तो NTP को कहता है ऑलरेडी एक्सेस हो गया। फायरवॉल -रीलोड, फायरवॉल -रीलोड, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। फायरवॉल -cmd = लिस्ट -ऑल। तो ये मेरे पास NTP की सर्विस भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, मैं इसको अब दिखा देता हूँ। इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। क्रोनी C सबसे पहले सोर्स करके देखते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, इसका कमांड क्या थी? क्रोनी C सोर्सेज और क्रोनी C ट्रैकिंग। अब क्रोनी C में सेम इसी तरह जिस तरह हमने NTP Q-P करके देखा था, तो अब कनेक्शन रिफ्यूज़ है क्योंकि NTP हमारे पास सर्वर नहीं चल रहा। सेम जो आउटपुट इस कमांड ने दी थी NTP Q-P ने, सेम इसी तरह क्रोनी C में भी सेम वही रिसोर्सेज में सेम वही आउटपुट है। server.urduitacademy.com पूलिंग्स, ये इसका लास्ट टाइम लास्ट रिसीव हो गया, लास्ट सैंपल किया, ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह। इसकी ट्रैकिंग देख लेते हैं। क्रोनी C ट्रैकिंग, इसका सारा ट्रैकिंग है। इसका रेफर ID क्या है? अभी तो उसका रेफर ID आ गया, यहाँ पे आ रहा है। इसका सिस्टम टाइम आ रहा है, लास्ट आउटसेट आ रहा है, RMS ऑफसेट आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये सारी चीज़ें हमारे पास इसकी ट्रैकिंग में आ रही है। तो ये सेम एग्ज़ाम के अंदर आपको RID किया हुआ मिलेगा, आपको क्रोनी के साथ में मिलेगा या आपको NTP सर्वर के साथ मिलेगा। एग्ज़ाम के अंदर आपको सवाल किया आएगा। अब हम यहाँ पे क्लाइंट साइड पे आते हैं। क्लाइंट साइड पे आने से पहले मैं ज़रा यहाँ पर एक दफ़ा इसको मैं सिस्टम की सर्विस को स्टॉप कर देता हूँ। NTP की डिसेबल NTP D स्टॉप। अब आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको सवाल आया होगा कि कन्फिगर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या नहीं, कन्फिगर टाइम सर्विसेज, आपको कन्फिगर टाइम सर्विस करनी है। तो कन्फिगर टाइम सर्विस के लिए आपको बताया गया कि सर्वर आपके पास कौन सा है, server.urduitacademy.com, ये आपका सर्वर है। इस सर्वर के ऊपर आपने कन्फिगर करना है, अपना टाइम सर्वर को कन्फिगर करना है। तो अगर तो इतना आया होगा तो आप चाहे NTP की यूज़ करो चाहे क्रोनी यूज़ करो तो कोई इशू नहीं। अगर तो आपको कहता है कि आपको अपना टाइम सर्वर कन्फिगर करो वाया क्रोनी सर्वर, तो आप फिर आप क्रोनी यूज़ करेंगे। अगर वाया NTP सर्वर है तो फिर आपको NTP सर्वर यूज़ करना पड़ेगा। सेम अब हम वही चीज़ है वो आपको RID एग्ज़ाम के अंदर, सर्वर साइड का एग्ज़ाम के अंदर आपको RID चीज़ मिली होगी। तो यहाँ पर हम सेम इसी तरह यूज़ करते हैं। यूम इंस्टॉल क्रोनी, क्रोनी का पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक्सेस करते हैं। crony.conf, तो यहाँ पे इसको सारा ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूँ server-urduitacademy.conf बस यहाँ पे इतना देना, वो अलाउ नहीं करवाना क्योंकि हम इसको एज अ क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, नोटा इसको सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको एज अ क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा server.urduitacademy.com और बस सेव करता हूँ। इसकी सर्विस को स्टार्ट करता हूँ। सिस्टम CTL रीस्टार्ट, क्रोनी D सर्विस को मैं चेक कर लेता हूँ स्टार्ट होगी कि नहीं हुई।
रीस्टार्ट हुई कि रीस्टार्ट हो गई, एक्टिव स्टेट में, रनिंग में है। इसकी ट्रैकिंग देख लेते हैं। क्रोनिसी सोर्सेस, तो ये मेरे पास सर्वर आ रहा है, server.urduitacademy.conf। तो उसकी ट्रैकिंग देख लेते हैं। इसी तरह ये सारी रेफरेंस आईडी आ गया, लास्ट ऑफसेट आ गया, आरएमएस ऑफसेट आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, रूट डिले आ गया। तो ये हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन थी सारी इसकी। ये हमारे पास एनटीपी सर्वर था और हमने साथ क्रोनी सर्वर, दो चीज़ें हमने देख ली। तो हमने इस लेक्चर के अंदर हमने तीन चैप्टर कन्फिगर स्टडी किए हैं। एक हमने देखा था एफटीपी सर्वर का एक चैप्टर देखा था, एक हमने अपाची सर्वर का चैप्टर देखा था, एक हमने टैम्प सर्वर का देखा था चैप्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं क्या कन्फिगर, कौन कौन से हम टॉपिक चैप्टर कन्फिगर करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।